हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो कुछ पॉइंट्स मुझे अभी फ्रेम में लेके आने हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिटेल में। सबसे पहले, ये आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। और याद रखना कि इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा बिल्कुल परफेक्ट दूंगा, है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और भी आपके सामने आ रहा है, और वो क्या है उसे बहुत गौर से देखिए। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था ना, नर्वस सिस्टम का, वो मोस्टली बच्चों के समझ में आया। लेक्चर नंबर सेकंड भी सबके समझ में आया। और लेक्चर नंबर थर्ड पे बच्चे, कई ढेर सारे बच्चे मेरे पास, ऐसा देखो, मुझे जो फीडबैक मिलता है, चाहे वो अच्छा हो तो मैं अच्छा भी बोलता हूँ, बुरा हो तो बुरा भी बोलता हूँ। तो बच्चों ने बोला कि सर पढ़ा कहाँ से रहे हो, और कुछ भी समझ में नहीं आया। सच बात जो है वो ये है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो। आपको मैंने कहा था, जब पढ़ाते वक्त ही बोला था कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको कोई भी नहीं बताता। रीजन क्या है कि किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आवेग उत्पन्न कैसे होते हैं। आवेग छोड़ो, जो आवेग उत्पन्न कैसे होते हैं तो सबको पता है। कोई इस बात से मतलब नहीं रखता कि आवेग उत्पन्न होने के लिए जो आयन बनते हैं बाह्य कोश की दीवार पर और अंतः कोश की दीवार पर, ये कैसे बनते हैं। यानी कि आपको इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी नहीं पढ़ाया। तो जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती तो टीचर का सबसे पहला रोल होता है कि क्या छोड़ के भाग जाना है। क्योंकि वो जबरदस्ती का, जब वो एंट्री करेगा ना तो स्टूडेंट से फंसाएगा, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला जो जॉब है ना, पढ़ने वाला, ये बहुत कम लोग बहुत शौक से करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया है, आप उसे बहुत ध्यान से सुने कि वो आप पहली बार सुन रहे हो। आपने पॉजिटिव और निगेटिव आयन तो बाहर पढ़ा होगा, आपने आवेग का निर्माण पढ़ा होगा कि इतने वोल्ट की पोटेंशियल जब हम तुम्हें देंगे तो आवेग आपके यहाँ पे संचरण मेम्ब्रेन पर या जो ब्रेन का पार्ट है उस पे होने लगेगा। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव आयंस का डेवलपमेंट है, ये क्यों है और किसने किया है। कोई नहीं बता रहा है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये पॉइंट सबसे पहले रख रहा हूं कि मुझे ये बताना है कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस तुम देख रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग है। आप बहुत ध्यान से सुनो, ये फीडबैक, भाई मेरा एक प्रकार से देखा तो फीडबैक बिगड़ रहा है ना। यानी कि देखा जाए तो मैंने जो पढ़ा बच्चे के समय में नहीं आया, पूरा 2 घंटे पढ़ाया मैंने, लगभग पौने 2 घंटे पढ़ाया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से देखो। आपको क्या करना है कि किसी भी लेवल पे ये नहीं सोचना है कि ये मेरे काम की चीज नहीं, पहला पॉइंट। क्योंकि जब तुम्हें ये पता होगा कि ये आयंस की वजह से, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अमीनो एसिड की वजह से बाहर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव आयनों का जमावड़ा होता है। इसके लिए सोडियम और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्लोराइड और अमीनो एसिड निगेटिविटी के साथ जमे रहते हैं। हर एक आयन का अलग पोटेंशियल होता है जिसे हम मिली इक्विवेलेंट वोल्ट में नापते हैं। हर एक आयन की आपके बॉडी के अंदर सप्लाई भोज्य पदार्थों के द्वारा होती है। मुझे बहुत सिंपल सी बात बताइए कि आप पूरे दिन में ज्यादा क्या खाते हो, नमक कि केला? तो केला तो पिछले हफ्ते, मतलब मुझे लग रहा है कि जब से ठंडियां आई तब से मैं 2-3 बार कहीं, वही जब खूब धूप ऊप निकली थी तब खाया था, उसके पहले तो नहीं खाया था। अच्छा ठीक है। पोटेशियम का कोई अदर सोर्स? एप्पल, एप्पल कभी ले लेते हैं सर। एग यॉक कभी कभी ले लेता हूँ, बट सर इतना ज्यादा नहीं। नमक तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपन। तो तुम बताओ कि तुम्हारे टिश्यू यानी उत्तकीय द्रव के अंदर क्या पाया जाएगा, तुम बताओगे? ये देखो, इसके लिए मुझे संडे की क्लास लेनी पड़ सकती है एक्स्ट्रा। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जितना कैलकुलेशन किया था उससे ज्यादा जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे देखो, होता क्या है कि दिस इज नॉट अ फीडबैक।
ये एक बड़ा इनोसेंट तरीका है हमारे तुम्हारे बीच में बात करने का। तुम रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं कहता हूं भैया यस बोल दो, सभी के सभी बोलोगे। और जब मैं अच्छा नहीं करूंगा तो तुम बोल दोगे कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। और ये अगर हम दोनों के अंदर कम्युनिकेशन छूट गया या टूट गया ना, तो तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। और तीसरा कौन होगा? कहीं पर भी बैठा हुआ स्टूडेंट, कोटा में, जयपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, कहीं पर भी बैठा हुआ स्टूडेंट ले जाएगा, दिल्ली में। और हमें ये गैप नहीं देना है अपने बच्चे को। तो जब तुम आयन का एक्सचेंज पढ़ना तब तुम ये समझना कोशिका द्रव्य के अंदर नेचुरली क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य का कंपोजिशन क्या होता है। वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अंतः प्रद्रव्य, अंतः कोशिकीय प्रद्रव्य का या द्रव्य का कंपोजिशन होगा। बाह्य कोशिकीय द्रव्य का वो होगा जो उत्तक में पाया जाएगा। अब जो भोज्य पदार्थ तुम ले रहे हो उसे बहुत ध्यान से सुनो। जो भोज्य पदार्थ तुम ले रहे हो वो तुम उत्तकीय द्रव्य के अंदर डाल रहे हो। मुझे बहुत ध्यान से सुनोगे तुम सब लोग। जो भोज्य पदार्थ तुम ले रहे हो उसे तुम उत्तकीय द्रव्य के अंदर डाल रहे हो। किसके अंदर? उत्तकीय द्रव्य के अंदर। और अगर कोई भी भोज्य पदार्थ तुम ले रहे हो और उसको तुम उत्तकीय द्रव्य के अंदर डाल रहे हो तो इसका मतलब जो उत्तकीय द्रव्य का साइटोप्लाज्म है वो उत्तकीय द्रव्य का जो कंपोजिशन है वो वैसा ही होगा जैसा आपका भोज्य पदार्थ। अगर सपोज आज आपने पनीर ज्यादा खाई तो पनीर पाचित अवस्था में अमाइनो एसिड के रूप में ज्यादा पाई जाएगी। तो आपके उत्तकीय द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगी? अमाइनो एसिड होगी। बहुत क्लियर कट पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। मतलब इतना सिंपल है ये, इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार पैरेलली आपने एक और बात बोली, हमने कहा वो क्या थी? सर ठीक है, यहां तक तो सही हो गया। अब ये बताओ कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। हमने कहा मैं बहुत आधे घंटे लगेंगे समराइज करने में, लेकिन एक बार प्लीज इसको जरूर देख लेना क्योंकि 9 to 10 स्टूडेंट मुझे कॉल कर चुके हैं। तो हो सकता है कि काफी बच्चे अप्रोच ना कर पा रहे हो, उनके समझ में भी ना आया हो, तो वो छोड़ दें। बेटा 720 आउट ऑफ 720 जब चल रहा है मार्केट में तो छोड़ना तो गुनाह नहीं है। मतलब ये तो मतलब गुनाह, ये गुनाह भी माफ नहीं होगा। कुछ गुनाह तो माफ है, चलो ठीक है बच्चा था छोड़ दिया। यहाँ तो आप खट से 1 साल रिपीट कर दोगे, फ्रस्ट्रेशन ऊपर से, पड़ोसी के ताने अलग से। तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो आज का जो अभी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का जो भी डिस्कशन होगा वो मैं इसीलिए दे रहा हूं कि पिछले लेक्चर में काफी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत कंसंट्रेट मैटर चला था, बहुत कंसंट्रेट मैटर चला था। तो पिछले लेक्चर में काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कंप्लेन किया या कमेंट किया। कंप्लेन नहीं करते बच्चे, कमेंट करते हैं कि सर मजा नहीं आया, मतलब वो बात नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई चलो वो बात लेके आते हैं। बहुत ध्यान से जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अब क्या होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो एक की वैल्यू तुमने +13 निकाली थी, दूसरी की वैल्यू +54 निकाली थी। हमने कहा तो 13 से लेके 50 तक चलते, मतलब 57, 54, 54 जो भी है वहां तक चलते हैं। तो प्लस से माइनस जाना है। तो ऐसे वही बात मैंने बताई थी ना आपको कि सपोज दैट कि तुम्हारे पास 13 रुपए हैं और तुम्हारे भाई या तुम्हारे दोस्त के पास कर्जा है 54 रुपए का। तो तुम अपने दोस्त से कितना ज्यादा पैसा रखे हुए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें लगेगा कि मेरे दोस्त के पास कोई पैसा नहीं है और मेरे पास 13 रुपए है, यानी कि मेरे पास 13 रुपए है, मुझे दिख रहा है। नहीं, तुम्हारे दोस्त को अगर मैं 13 रुपए दे दूंगा तो भी उसके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्जा है। पहले वो कर्जा पाटेगा अपना कितना, 54 रुपए का, और फिर 13 रुपए। तो 54 और प्लस 64, और उसके बाद आपके यहाँ पे 3, यानी देखा जाए तो 66-67 के आसपास हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बाह्य कोशिकीय द्रव्य में और अंतः कोशिकीय, यानी न्यूरॉन के बाहर और न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 से लेके 90 मिलीवोल्ट तक है। एवरेज निकालोगे तो 75 होगा, 60 और 90 का आप देख सकते हो। वही आपके यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब कभी आपको ये नजर आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, तब ये पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस है इसलिए आपके यहाँ पे आयंस एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज हो रहे हैं। इसलिए इस सभी कार्यों में हमारी मेम्ब्रेन बिजी है।
अगर ये सब कुछ ना हो रहा होता तो हमारी मेम्ब्रेन ये सब कार्य ना कर रही होती, तो वो बिजी ना होती, तो वो सुसुप्ता अवस्था में होती। तो या तो हमारे पास नर्व ना होता जैसा प्लांट में होता है, हम आज क्लास ना कर रहे होते, कहीं पे खड़े होकर किसी को खा रहे होते, और उसके लिए भी सेंस करना पड़ता, ब्रेन के लिए ना कर पाते। प्लांट से गंदी जिंदगी हमारी होती, शायद हम अब तक एक्सटेंट हो चुके होते। लेकिन ब्रेन ने हमको क्या रखा, स्टेबल रखा। ब्रेन ने कहा नहीं, मैं हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, और ये जो डिफरेंस है मेंटेन रखेंगे। हमने कहा इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए तुमने क्या किया, उसने कहा मैंने सोडियम पंप किया। क्योंकि भाई जो भी लिविंग मेम्ब्रेन होगी उसका नेचर होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तब तक फ्लो करेगी जब तक कि दोनों तरफ आपके यहाँ पे बैलेंस बराबर ना हो जाए। लेकिन जो सोडियम पंप है वो इसका विरोध करेगा, कहे बेवकूफ हो क्या यार तुम, अगर सब शांत हो गया तो मर जाओगे तुम। यानी कि जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए डिफरेंस जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसलिए जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब पॉइंट ये आता है कि अगर डिफरेंस जरूरी है, अगर डिफरेंस जरूरी है तो आप मुझे ये बताओ कितना डिफरेंस जरूरी है। तो मैंने बताया 75 मिलीवोल्ट। आपने कहा ठीक है, तो ये डिफरेंस ही रेस्टिंग स्टेज है। हमने कहा हाँ, बाहर ज्यादा आयन और अंदर कम आयन, आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज का सही रूप से पाया जाना ही आपके यहाँ पे रिलैक्स स्टेज है। यानी कि रिलैक्स स्टेज में आपकी न्यूरल मेम्ब्रेन 75 मिली इक्विवेलेंट वोल्ट के करंट जनरेट करती हैं। और उस समय बहुत ध्यान सुनिएगा, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाहर के पॉजिटिव और अंदर के निगेटिव में, वो लगभग, जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो, लगभग 75 मिलीवोल्ट होता है। यहां बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब बातें कल मैंने आपको बताई थी। अब अगर इसी फ्रेम पे देखोगे, कल के नोट्स ओपन करके बैठो, है ना, तभी समझ में आएगा। अब अगर इसी फ्रेम पे तुम देखोगे कि भाई जो मेम्ब्रेन है उसको जब मैंने देखा कि यार मेम्ब्रेन तुम बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हो, उसने कहा क्या यार तुम सोडियम के लिए बदतमीज हो गई हो, दुश्मन हो गई हो सोडियम की। और पोटेशियम को मैं देख रहा हूं तुम चुपके से आपके यहाँ पे क्या करते हो, निकाल देते हो, ये क्या बदतमीजी है? सोडियम को अंदर क्यों नहीं आने देती? कि भैया अगर सोडियम को मैंने अलाउ कर दिया ना, तो सोडियम अंदर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप है ना, उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और मैं नहीं चाहता कि ये हो। एक बार सोडियम आ गया ना तो वो जाएगा नहीं, उसके लिए हमें पंपिंग करनी पड़ेगी, बाहर ढकेल के भेजना पड़ेगा। बहुत हट्ठोल टाइप का है साला ये, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, इसके लिए मैंने सोडियम पंप लगा रखे हैं, और आपको पता है सोडियम पंप एक एक्टिव प्रोसेस है। और उस एक्टिव प्रोसेस के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, उस एक्टिव प्रोसेस के अंदर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एटीपेज एंजाइम यूज होता है। और इस टाइप ऑफ एटीपेज एंजाइम को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। दैट्स इट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये बताइए, तब बताते हैं आगे। आ गई? अब पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट वे में लेके चलो, बिल्कुल परफेक्ट वे में। एक एक पॉइंट बहुत परफेक्ट वे में लेके चलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की फुल गारंटी मेरी है। अब जब हम लेके चलते हैं आगे, तो हमने कहा नहीं, रेस्टिंग पोटेंशियल को डिफरेंट, जब हम कभी भी रेस्टिंग पोटेंशियल को डैमेज करेंगे या कुछ भी ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी हम रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या करेंगे, देखो मेरा रेस्टिंग स्टेज में जाते जाते मेरा ये भी चला गया रेस्टिंग स्टेज में बेचारा, है ना। जब कभी हम रेस्टिंग स्टेज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हमारे पास एक और भी सबसे शानदार पॉइंट होगा, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कभी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करेंगे, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हम और भी क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर हम रेस्टिंग को डैमेज करेंगे तो हम आवेग देंगे आपको। अब हमने आपको स्टिमुलस दिया, यानी कुछ भी स्टिमुलस दिया, और इस स्टिमुलस यानी कि अगर तुम चुपचाप सोए हुए हो, थोड़ा आंखें बंद कर ली तुमने, लाइट ऑफ कर दी और हमने तुमको ऐसे टच किया, सुनो
तो इट में भी कि तुम जल्दी से तुम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अमित सर आएंगे या पेरेंट्स आएंगे या भाई आएगा या जो है कोई भी आएगा। तो जैसे उसने टच किया, हेलो उठो, तो आप थोड़ा चौंक जाओ तेजी से, आपको स्पाइक मिल जाए। या अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो, कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, हाइपर सेंसिटिव जो उनका नेचर होता है उनके डर की वजह से होता है, या बचपन में वो अब्यूज हुए हैं इसलिए कोई टच करता है तो उनको डर लगने लगता है, इसलिए आपके यहाँ पे। या फिर आपके यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप किसी भी चीज को बहुत हाइपर लेवल पे लेते हो। जैसे कि मान लो कि ठंडी में तुम्हें बहुत ठंड लगना और गर्मी में जबरदस्ती का बहुत गर्म लगना। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती का प्रेशर बना देते हो। नीट बहुत बड़ी यार, बहुत बड़ा एग्जाम है। नहीं, नीट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। नीट से बड़े एग्जाम इंडिया में भी बहुत ढेर सारे हैं। नीट वन ऑफ देम है जिससे आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि डॉक्टरी, ठीक है, आप डॉक्टरी से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, नाम कमा सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। तो आपने इसी को बिल्कुल अपना सब कुछ मान लिया, तो इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। नहीं, आपका काम है मेहनत करना जबरदस्त तरीके से, आप वो करो, बाकी चीजें हो जाएंगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर होगी तो सिंपल स्टिमुलस ही आपके लिए स्पाइक बन जाएगा आपके यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 13 को पेपर है, अब बच्चे ने कहा हाँ ठीक है पेपर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 के सांस फूल गए, 13 को पेपर है, अरे ओ भाई 13 को पेपर है, मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, मेरा तो पिछली बार भी नंबर नहीं आया था, इस बार भी नंबर नहीं आएगा, ओ माय गॉड मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा हो जाए, जो भी वो सोच रहा है। इसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनको छुओ तो वो चौंक के उठते हैं, इसे डर बोलते हैं पेपर से। कई ढेर सारे स्टूडेंट मेरे सामने ऐसे टकराए, इसके पहले इंस्टीट्यूट पे कोटा में मैं था तो वहां पे, कि वो लगातार पूरे साल उस कोटा के फेमस कोचिंग में जहां पे रैंकर आते थे, अब नहीं है, रैंकर आते थे, उसमें वो सभी बच्चे पूरे साल टॉप किए। फिर मैंने बोला नीट आ गया, नीट दे के आना अच्छे से। अब वो प्रेशर में आ गए, तो जो नॉर्मल उनकी स्पाइक, जो नॉर्मल पोटेंशियल थी उसको उन्होंने स्पाइक पे ले लिया। एक भी दो भी क्वेश्चन अगर उनका नहीं हुआ, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर 720 आउट ऑफ 720 का बात चल रहा है, तो हम एक भी टॉपिक को ऐसा नहीं मानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मेरा दिमाग में तुमने भर लिया और ये लेके पहुंच गए एग्जामिनेशन में कि अमित सर ने कहा है 720 आउट ऑफ 720, हो गया कल्याण तब फिर तुम्हारा, कोई नहीं क्रॉस करा सकता तुमको नीट। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत बहुत गंदा है, बहुत ध्यान सुनो। तो आप ये प्रेशर लेके पहुंच गए और शुरुआत में ही आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए और आपने गलती से फिजिक्स या बायो जो भी अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो आपको लगा ओ माय गॉड मेरी तैयारी नहीं है। ये होता है एक नॉर्मल से पॉइंट को स्पाइक पे लेना। आपने स्पाइक पे ले लिया, ये केस हिस्ट्री के साथ साथ समझा रहा हूं। अब इसके बाद समझ में नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो देखना, फिर रिवीजन करा दूंगा, यू डोंट वरी। एक और अच्छी बात बताता हूँ कि नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। हम लोग जब पढ़ते थे कोटा में, तो क्या था कि मैं 2007-8 में था। तो क्या होता था कि जब नर्वस सिस्टम चलता था तो मोस्ट ऑफ द क्लास फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि अरे यार कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा लिंक ही नहीं सकता कर सकता, कोई केस हिस्ट्री ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चे मोस्टली मैं ये देखता था कि डिप्रेस हो जाते थे, डॉक्टर के पास, वोमिटिंग, डायरिया सब शुरू हो जाता था। जबकि सच बात यह है कि चैप्टर अच्छा वाला डिफिकल्ट है। हाँ, नो डाउट, अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट चलोगे, नर्वस एनसीईआरटी को उठा के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दोगे तो बात खत्म, कुछ नहीं है फिर उसमें। तो फिर आप बोलोगे सर क्या एनसीईआरटी से बाहर आएगा? नर्वस सिस्टम की स्टोरी उठा के देख लो पिछले 10 साल से, जितना मैंने पढ़ाया, अगर उसमें से तुम्हें क्वेश्चन ना मिले तो नहीं पढ़ाऊंगा, और क्या अगले साल से नहीं पढ़ाऊंगा गारंटेड। लेकिन अब तो पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए है। तो ये है स्पाइक पोटेंशियल।
अब वही चार्ज बनेंगे, अलग अलग अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे। वो मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे अभी तक सोडियम के लिए परमेबल नहीं थी, तुम्हारे टच करते ही वो 5000 टाइम ग्रेटर परमेबिलिटी शो करेगी। बट ये सब कुछ होगा 0.05 मिली सेकेंड के लिए। जितना सोडियम जा सकता है अंदर चला जाए, उसके बाद अलाउड नहीं होगा। नो डाउट सोडियम के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से जो अंदर का चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। जबकि दोनों तरफ आपके यहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे आपने टच किया था, उसके आगे और उसके पीछे दोनों तरफ वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से आपके यहाँ पे पोलर पोल बन जाता है, और फिर आपके यहाँ पे पोलराइजेशन होने लगता है, और आराम से आपके यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होने लगता है। और जो डीपोलराइजेशन था तुम्हारे टच करने की वजह से डेवलप हुआ था, वो अब रीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल सामान्य अवस्था। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? दिस इज फास्टेस्ट इम्पल्स कंडक्शन जो होगा वो माइलिनेटेड पे होगा, स्लोवेस्ट जो होगा आपके यहाँ नॉन माइलिनेटेड पे होगा। इतनी सी बात थी। अच्छा एक बात बताऊं, जब मेरे पास ये प्रॉब्लम कल आई तो मैंने तुरंत अपनी क्लास संडे को लगा दी, है ना, नॉर्मल क्लास, नॉट रिवीजन, है ना। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इट मे बी कि मैं रिवीजन क्लास लूँ, इट मे बी कि मैं नॉर्मल क्लास लूँ, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन मी, मेरे ऊपर टोटल डिपेंड करता है। तो देखते हैं फिर क्या करेंगे। लेकिन अगर कल मैंने स्टार्ट किया ना, तो जैसे अभी ब्रेन चल रहा है, आज मैं सेंटर देख लो, तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग कितने भाग होते हैं ये बताने वाला हूँ। अब भाग बताऊंगा तो उनके फंक्शन भी बताऊंगा आपको कि भाई क्या क्या इनका फंक्शन है। लेकिन याद रखना इस बात को बहुत ध्यान से, आज जो मैंने आधे घंटे तुमको प्रवचन दिए बिना किसी नोट्स के, बिना किसी राइटिंग के, वो प्रवचन नहीं था, वो पिछले लेक्चर का एक स्मूथ रिवीजन था, जिसको कहते हैं कि ये नॉर्मल वॉकी टाकी में आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, घूमते टहलते बात करते हुए आपने रिवीजन कर लिया। तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इस बात के लिए थे कि सर प्लीज एक बात जरूर समझा देना। कई ढेर सारे बच्चों ने कल से मुझे कॉल किया कि सर नर्वस सिस्टम जा रहा है। तो हमने कहा डोंट वरी, पकड़ के ले आएंगे, बैठा के रखेंगे, फेविकोल डाल देंगे और उसके बाद हाथ पैर बांध देंगे, नर्वस सिस्टम में कहाँ जाएगा। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, सपोज दैट कि तुम साई नेचर के हो, कई बच्चों ने बोल दिया तो मैं आज बता दे रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर में कभी भी कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें इंटेलिजेंट समझूंगा, ये बिल्कुल नहीं। जो बच्चे आज बोल दिए कि सर मुझे समझ में थोड़ा सा नहीं आया, आप प्लीज एक बार इसको रिवाइज कर दीजिएगा 10-15 मिनट लेके, मैं मानता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज नहीं आई तो सर से बोलो, सर बताएंगे, उन्हें मेरे में होप है। जो बच्चा नहीं समझ पाया, हो सकता है वो सोचे यार पता नहीं क्या पढ़ा गया आज, मजा आया नहीं, एक बार और देखते हैं, यार बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, अब सर को बताते हैं। यानी एटलीस्ट एक बार और बनता है देखना, 2 बार आप अप्रोच करो, फिर भी नहीं आता है समझ में, तो आप बताओ। हाँ एक और बात, क्योंकि काफी कुछ मैं कोविड में भी काफी वो था, डाउन था, और उसके बाद जब से आया तब से बढ़िया आराम से क्लास चल रही है। बहुत ओवरलोड भी थी, अलग अलग बैचेस की क्लासेस छूट रखी थी तो मैंने कर लिया। मंडे से मैं आपके डाउट पे आ रहा हूँ टेलीग्राम पे, है ना, तो भाई मचाएंगे उधर। भाई याद रखना, क्वेश्चन के आंसर मत पूछना मुझसे कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर तुम्हें पता है ना। अगर वो गलत है और अगर वो सही है तो उसका डिस्कशन करेंगे हम। जैसे मान लो तुमने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि बेटा इसका आंसर ये होगा, फिर आप बोलो नहीं सर इसका तो बी दिया हुआ है। अरे बेवकूफ, अगर मुझे बताना होगा तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गलत बताऊंगा क्या, जहाँ पे बेइज्जत होने के चांसेस 99% होते हैं। तो कभी भी मैंने, क्योंकि तुमने रिकॉर्डिंग में बोल दी जो भी चीज बोली, और अब वो लाइफ टाइम के लिए हो गई, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसका इम्पैक्ट किया जा रहा है ना। तो इट डजेंट मीन दैट कि आपने कहा कि सर आंसर तो बी दिया हुआ है, तो मैंने जब सी बोला ना, तो मैंने 1 2 3 4 चारों ऑप्शन देख लिए, एनसीईआरटी से क्रॉस वेरीफाई कर लिया, देख लिया कि हिंदी में कहाँ गलती है, इंग्लिश में कहाँ सही है, और कौन सी बुक में क्या दिया हुआ है। तो मैंने इस तरीके से आंसर दिया। अब आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो, किसी टीचर से पूछ रहे हो, वो तुम्हें कुछ और आंसर बता रहा है, तो मैंने अपने आईक्यू से अपना आंसर बता दिया है।
अगर तुम्हें मजा आ रहा है कि मेरे साथ डिस्कस करना है इस लेवल पे कि नहीं सर ये इसका ये होगा, तो आओ फिर निकालते हैं मेडिकल की बुक्स। क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हें वहीं से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को थारोली जानता हूँ। जैसे अभी मैंने तुमको बताया ना, सारे बाउंस गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। किसी ने तुम्हें आज के पहले लाइफ में नहीं पढ़ाया, इसलिए तुम सब चकरा गए। सच बात जो है वो ये है कि ये क्या चल रहा है, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ, तो पहली बार देख रहा हूँ। तो कई बच्चे मुझे बोले कि सर ये जो आप बता रहे हो, आपने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ो, काफी आप तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज नॉट पॉइंट। पॉइंट ये होता है कि एनसीईआरटी ने तुम्हें इंडिकेट किया है, मुझे उस चीज को ज्यादा इलाबोरेट करके बताना है। टू दी पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ने से, हनुमान चालीसा की वो रटने से आपको हनुमान चालीसा के मायने नहीं समझ में आएंगे, है ना। आपको ये लाइन तो याद रहेगी कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा कि अंजनी के पुत्र पवन सुत नामा क्या है ये। तो उसको जब तक तुम जानोगे नहीं कि इनके पापा कौन थे, इनके मम्मी कौन थे, इनके मम्मी का नाम क्या था, इनके पापा का नाम क्या था, इनका नाम पवन क्यों पड़ा, इनके ये किसके पुत्र थे आपके यहाँ पे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चीज के पीछे, चाहे तुम पढ़ाई करो चाहे तुम पूजा करो, कुछ नहीं। तो आज का जो टॉपिक है, जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एक बार और बोलूंगा कि आप मेरे कहने पे एक बार और उस टॉपिक को थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व कर लो, है ना। फिर वो आ जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब वो नहीं है मतलब। हाँ, और अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार नहीं आ रही है, तो पे एनसीईआरटी उठा के फोड़ देंगे एक बार में, रिवीजन में। छोड़ेंगे थोड़ा ना यार तुमको हम। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैंने बुलाया है पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, तो मचाएंगे ना यार, तगड़े से, खूब जबरदस्त तरीके से। सो प्लीज, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग, सिर्फ ये हेडिंग है। इवन मैं एक ही हेडिंग चाहता था, बट वो एक हेडिंग होती तो अच्छा नहीं लगता, बोर्ड पूरा खाली जाता। एक हेडिंग आज सर पढ़ाने वाले हैं। सच बात यह है कि मैं आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो हेडिंग होगी सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो ना यार, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। लिखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पार्ट ऑफ सीएनएस, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इज देयर एनी डाउट? अब मैं आगे लेके चल रहा हूं, आप बिल्कुल 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 परफेक्ट तरीके से देखिएगा, है ना। देखिए, क्लासिफिकेशन वगैरह मैंने बता दिया था। अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट थे, याद आ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट थे मेरे बच्चे? दो पार्ट। यहाँ देखिए कौन कौन से दो पार्ट थे। एक पार्ट था आपके यहाँ पे, देखिए, एक पार्ट था ब्रेन। क्या था? ब्रेन। और दूसरा पार्ट क्या था आपके यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। तो एक एक करके देखते हैं। इधर देखो ध्यान से बेटे, एक पार्ट था ब्रेन। मैं थोड़ा क्या किस में लिख रहा हूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेन किसी को बताना भी, ब्रेन की आपको हिंदी बतानी पड़ेगी। क्या हो गया ये? ब्रेन। ध्यान से देखिए गौर से, आपको मजा आएगा, गारंटी है इस बात की। ब्रेन। और दूसरी तरफ है आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये मिल रहा है आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखा तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन के बेटे मेरे तीन पार्ट होंगे।
गौर से देखिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त है। ब्रेन के कितने पार्ट होंगे आपके यहाँ पे? 3 पार्ट। मैंने कहा ना गौर से देखिएगा, तो आप देख लीजिए। पहला पार्ट जो ब्रेन का होगा, और दूसरा पार्ट जो ब्रेन का होगा, और फिर तीसरा पार्ट जो ब्रेन का होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गौर से देखोगे बहुत मजा आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है ना। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है सबको? यानी ब्रेन के 3 पार्ट होंगे। आप लिखोगे इनको अग्र मध्य और पश्च मस्तिष्क। आप इनको लिखोगे अग्र मस्तिष्क, अग्र। अच्छा, मैं बहुत सिंपल सी बात अगर लेके चलूं, तो यहाँ पे मुझे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड जैसे या ब्रेन, इनकी हिंदी भी साथ साथ लिखता चलूं क्या, अगर आपकी मतलब आपका आदेश हो तो, है ना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के पहले हम लोग यह देखेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है आपके यहाँ पे पहला पॉइंट, मस्तिष्क। तो पहले आया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। आप सब गौर से देखिए, अब आप कनेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम लोग मेरु रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। देखिए, यानी ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु है। इसे अगर मैं बोलूं आपके सामने तो इसे बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अगर इसकी बात बोले तो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और अगर इसकी बात बोले तो पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क कुछ इस प्रकार से आपके सामने अरेंज है। इंग्लिश में इनको बोलेंगे, प्लीज यार गड़बड़ मत करना, जो भी मैं बोल रहा हूं बहुत आराम से पढ़ो, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था सिलेबस को, बट मैं अभी आराम से पढ़ाने वाला हूं। रीजन क्या है कि नर्वस सिस्टम में स्पीड अप नहीं करूंगा। नंबर आप आर भी ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मैटर ज्यादा चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना लेक्चर हमें दिया गया मैं उतने लेक्चर में फिनिश करूं, खत्म बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सही ना। भाई याद रखना कि एंडोक्राइन सिस्टम भी आपको ऐसे समझना होगा, उसमें भी दिमाग बहुत लगेगा। तो अग्र मध्य एवं पश्च। अच्छा, कई टीचर होते हैं वो जो रटा देते हैं, कहते हैं अरे रट लो भाई क्या है। तो देखिएगा, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ब्रेन। मध्य वाले को बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और पश्च वाले को बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बहुत छोटे छोटे फ्रेम लेके चल रहे हैं सब लोग, रेडी ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग है मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क में 3 संरचनाएं पाई जाएंगी, है ना। 3 संरचनाएं, तीनों का नाम कुछ इस तरीके से होगा।
अग्र मस्तिष्क में कुछ 3 संरचनाएं पाई जाएंगी और तीनों का नाम जो होगा वो इस प्रकार से होगा, बहुत ध्यान से देखिए। आप बहुत गौर से देखिएगा, आपके लिए ज्यादा जरूरी है देखना ये देखिए। पहले को हम लोग बोलने वाले हैं ऑल्फैक्टरी लोब। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले को हम लोग बोलने वाले हैं अग्र मस्तिष्क का जो भाग होगा उसमें ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। ओ एल एफ ए सी टी ओ आर वाई, ऑल्फैक्टरी लोब, एल ओ बी ई लोब। दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम। और जो तीसरा होगा उसको बोलेंगे थैलेमस, थैलेमस। जब आप क्षेत्रीय भाषा में देखोगे हिंदी में तो थैलेमस लिखा होता है, ना कि थैलेमस। ऑल्फैक्टरी लोब जो मध्य मस्तिष्क होगा उसमें पाया जाएगा, आपके यहाँ पे मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में जो मध्य मस्तिष्क का पार्ट होगा उसमें पाया जाएगा एक जो संरचना, उसका नाम होगा ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। है ना, इसको हम लोग बोलने वाले हैं, सॉरी, ऑप्टिक लोब, है ना। ओ पी टी आई सी, ऑप्टिक, एल ओ बी ई लोब। अब देखते चलो फटाफट फटाफट, ज्यादा नहीं देखना है ना। मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और जो पश्च मस्तिष्क होगा उसमें भी 3 भाग पाए जाएंगे, जो पश्च मस्तिष्क होगा उसमें भी 3 भाग पाए जाएंगे। पश्च मस्तिष्क में भी 3 भाग पाए जाएंगे और ये तीनों भाग इस तरीके से होंगे, ये देखिए, और ये इस तरीके से होगा। क्या सभी लोग देख रहे हैं? अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनोगे, देखोगे, समझोगे, कसम से बिल्कुल छप जाएगा दिमाग के अंदर। एक को बोलेंगे पॉन्स, क्या बोलेंगे? पॉन्स, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग पॉन्स। दूसरे को हम लोग बोलने वाले हैं अनुमस्तिष्क, अनु मतलब छोटा दिमाग, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग। और एक को बोलेंगे मध्यांश, मध्यांश। आपको ये तीनों दिख गए? अच्छा, मध्यांश जो वही मेडुला है, मेडुला, इसको कई लोग ये भी बोलते हैं, कई लोग हिंदी, इंग्लिश को ही हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्यांश को? मेड्यूला। मिल गया मेडुला, ये हो गया। मतलब बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली देखना है। अब ये देखना है कि जो ऑप्टिक लोब है, जो ऑल्फैक्टरी लोब है, जो थैलमस है, जो पॉन्स है, जो अनुमस्तिष्क है यानी सेरिबेलम है, या जो मध्यांश है मेडुला है, इन सब के कार्य क्या क्या है? आपने कहा सर इंग्लिश भी लिख देते तो मजा आ जाता, है ना। इसको घ्राण बोलते हैं, घ्राण मतलब घ्राण मतलब समझ रहे हो ना,
सांस से मतलब खुशबू से संबंधित है ना, घ्राण संवेदी, है ना। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। कुछ एनसीईआरटी देख रहा हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा एनसीईआरटी से। ऑल फैक्ट्री लोब, सेरिब्रम, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर देखिए, CPREBRUM, सेरिब्रम, THALAMUS, थैलमस। ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब को रहने दो ऐसे ही, मजा आ रहा है, ऑप्टिक लोब से ही है ना, मध्य मस्तिष्क में ऑप्टिक लोब होगा, है ना। पॉन्स, PONS, पॉन्स। अनुमस्तिष्क, CE, सेरिबेलम, CEREBELLUM, cerebellum, and MEDULLA, मेडुला। बहुत ध्यान से सुनना बेटे मेरे। अब जब तुम अपने ब्रेन की संरचना को देखोगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आराम से, अभी हम लोग डायरेक्ट इनके काम देखते हैं और फिर संरचनात्मक तौर से ब्रेन को देखेंगे। तो जब तुम ब्रेन की संरचना को देखोगे तब तुम्हारे समझ में ये बात आएगी कि इस रीजन में ये काम है ना। यानी अगर सेंट्रल, अभी हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड को टच तक नहीं किया, ये सारे पार्ट किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। यानी अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ब्रेन पार्ट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ब्रेन को देखें, तो ब्रेन में कितने पार्ट पाए जाते हैं, 3 पार्ट। पहले पार्ट का नाम क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, दूसरे का क्या होगा, मध्य मस्तिष्क, और तीसरे का क्या होगा, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्रमशः इनको कहते हैं। जब हम फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क को फर्दर देखते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक घ्राण है, दूसरा आपके यहाँ पे सेरिब्रम है, तीसरा थैलमस है। घ्राण जो आपके यहाँ पे खुशबू से संबंधित होगा, है ना। दूसरा आपके यहाँ पे सेरिब्रम है, मैक्सिमम इंटेलिजेंट एक्टिविटी यहाँ पे होगी, और तीसरा थैलमस है। थैलमस के 2 पार्ट होंगे, यानी 3 पार्ट कह लो। थैलमस के 3 भाग होंगे, इधर देखो ध्यान से। एक होगा, इधर देखो, थैलमस का 3 पार्ट, एक होगा ऊपर वाला थैलमस, ईपी, THALAMUS, ईपी थैलमस। दूसरा होगा बेटा थैलमस, THALAMUS, थैलमस या थैलमाई। और तीसरा होगा हाइपो, यानी निचला, HYPO, हाइपो, THALAMUS, हाइपोथैलमस। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी एपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस इस प्रकार से आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली देखना, बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली। तो ये बनता है आपके यहाँ पे एपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। 3 पार्ट आपके थैलमाई में पाए जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइए। अब अगर मैं यहीं से आगे लेके चलूं इस पार्ट को, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो एपीथैलमस होगा उसका काम कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको दी जाती है वो एक संरचना है जिसका नाम है, इधर देखिएगा, जिसका नाम है हाइपोथैलमस। इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बता नहीं सकता मैं। तो कौन कौन से रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेरिब्रम, इंपॉर्टेंट जोन आपके ब्रेन के, और ये 4 जोन। इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस मत करना, वरना आपसे नीट का क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ये 4 जोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेरिबेलम, जो आपके यहाँ पे क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, बस इनको पढ़ लो। लेकिन हर एक एक्टिविटी तुम्हें आनी चाहिए किसके बारे में, सेरिब्रम के बारे में,
हर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, थैलेमस का जो एक पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं उसके बारे में। हर एक बात पता होनी चाहिए तुम्हें किसके बारे में, मेडुला के बारे में। पॉन्स क्यों जरूरी है ये बताएं। रिदमिक सेंटर के लिए जरूरी है। आपके बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई रिदमिसिटी होती है, रिदमिसिटी, रिदमिसिटी का मतलब हुआ कि हार्ट का धड़कना, सांसों का लेना, ये ऐसी बातें जब कभी आएंगी तो पॉन्स आके खेलेगा वहां पे। तो पॉन्स ने कहा चलो ठीक है, मेरा काम लंग्स तक है, उसके आगे आपके यहाँ पे मेडुला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लंग्स में ब्रीथिंग या ये सब कुछ जो है वो सब कुछ मैं देख लूंगा आराम से। तो ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज यानी श्वसन के दृष्टिकोण से पॉन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पॉन्स को अगर कभी भी क्वेश्चन में डाला गया तो इसी रिस्पेक्ट में डाला गया, वरना पॉन्स का कोई खास रोल यहाँ पे था नहीं। तो ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। आइए देखते हैं आगे। यहां तक हो गया हो तो बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम अपने ब्रेन के पार्ट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ब्रेन है वो है क्या। तो सबसे पहली हेडिंग जानते हो क्या होगी, ब्रेन। तो अगली हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, ब्रेन यानी मस्तिष्क। हिंदी में क्या लिखोगे, बहुत पतली पेन है रे, मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि BRAIN, ब्रेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहां पे देखो, आपको सामने दिख रही होगी, मस्तिष्क या ब्रेन। क्या है ब्रेन, ये जानना चाहोगे। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके स्कल के अंदर, आपके स्कल के अंदर, ये माथे से, यहां से, आंख के ऊपर से, यहां से अगर देखा जाए तो इस तरीके से, इधर देखिएगा ध्यान से, यहां से अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक गोलार्ध संरचना पाई जाती है। गोलार्ध है ना, गोलार्ध संरचना। इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन। इस तरीके से। बट मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप ब्रेन को इस तरीके से पढ़ो, है ना। बहुत ध्यान से सुनना, आपको खूब अच्छा लगेगा, है ना। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से। अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो मैंने इसको कवरिंग दी है, आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा। है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना। ये है आपका पहला स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग ब्रेन को क्या कर रहे हैं, आच्छादित कर रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। अब बहुत ध्यान से एक प्यारा सा स्ट्रक्चर देखना है। ये, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, कोई भी स्ट्रक्चर याद रखना, है ना।
ज्यादा डिटेल में कोई भी स्ट्रक्चर देखने वाले हम लोग नहीं हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे ब्रेन के पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसे से करके आपको छोटे से फ्रेम में पूरा का पूरा ब्रेन का पार्ट देखना है। लेकिन अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, सबसे अधिकांश मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका, है ना, अधिकांश अधिकांश संख्या में अधिकांश संख्या में संख्या में अधिकांश संख्या में कोशिकाएं कोशिकाएं ब्रेन में पाई जाती हैं। ब्रेन में पाई जाती है। ये रहा पहला पॉइंट, है ना। आओ दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है ना, मनुष्य का मस्तिष्क का मस्तिष्क लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। कृपया करके बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक करके बहुत ध्यान से देखना। मनुष्य के ब्रेन का भार के का भार 1.4 किलोग्राम होता है ना। अगला पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये शरीर का 15% रक्त और लगभग 15% रक्त और लगभग लगभग 20% ऑक्सीजन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। करते हैं। मजेदार मजेदार बातें चल रही हैं इस समय, खूब बिल्कुल सुपर लेवल पे। अगर ब्रेन को 5 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, ब्रेन डेड हो जाएगा, है ना।
ब्रेन को 5 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने पर ब्रेन की मृत्यु हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हैं। आज ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए, क्योंकि सारा मजेदार पॉइंट है ना। और तुम्हें पता है क्रेनियल कैपेसिटी, कपालीय कपाल गुहा का आयतन, कपाल गुहीय आयतन यह देखो 1450 सीसी होता है। 1450 सीसी होता है ना। अब बात आती है कि भैया ये थे आज के सुपर वाले पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट कौन सा था? ये दूसरा पॉइंट कौन सा था? ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये और छठा पॉइंट ये था। आपको अपने प्रेम से सिर्फ इन 6 पॉइंट्स को देखना था। गौर से, और इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लेनी थी। लेकिन अभी ये होगा कि जो आपका ब्रेन है वो एक हड्डी से बनी हुई संरचना या हड्डी से निर्मित संरचना कपाल में पाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कपाल, आपकी बोन के बारे में बात हो रही है। तो ये कपाल के अंदर पाया जाता है, ये हड्डी है। अगर मैं इस हड्डी पे देखूं तो मुझे कुछ जगहों पे हड्डी में सिलाई मिलेगी, है ना। सिलाई मिलने वाली कुछ जगहों पे। इसे सूचर बोलेंगे। मैंने ब्रेन के अंदर आपको बताया था। यहाँ पे, यहाँ सूचर मिलेंगे, यहाँ पे ब्रेन के अंदर सिलाई मिलेगी तुम्हें। ये देखो, इसे सूचर कहेंगे। बहुत ध्यान से मैंने बता रखा है, इसलिए ज्यादा देर तक बात इस पे नहीं करूंगा। अब ये फ्रंटल, ये पैराइटल और ये ऑसिपिटल, 3 लोब पाए जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, 4 लोब, है ना। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका स्कल थोड़ा सा हो सकता है गोल हो, बट होगा लगभग ऐसे ही। क्लियर है ना पॉइंट? ये पॉइंट बहुत शानदार है। अब ये होगा कि अंदर जो संरचना तुम देख रहे हो, ये जब मैंने शुरुआत की थी बनाने की ये फोटो ना, तभी मेरे दिमाग में ये बात चली गई थी कि आगे हमें ये समझाना पड़ेगा। तो अंदर का संरचना जो देख रहे हो वो रेड है, और जो बाहर की संरचना देख रहे हो वो व्हाइट है। अच्छा, बिल्कुल ग्रे मैटर व्हाइट मैटर नहीं बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और इन दोनों के बीच में जो है एक स्ट्रक्चर होगा, जो होगा पिंक लेते हैं, है ना, इस तरीके से। ये ये तो आपको ये लगेगा कि ब्रेन के अंदर अंदर पहुंचने से पहले हमें इन 3 लेयर से होके गुजरना पड़ेगा, है ना। इन 3 लेयर से होके गुजरना पड़ेगा।
आइए देखते हैं पहली कौन सी है। पहली लेयर ये बोन से चिपकी हुई है, दूसरी लेयर ये है, और तीसरी लेयर ये है। पहली, दूसरी और तीसरी। और इन तीनों लेयर को मेनिंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजीज। ये मेनिंजीज क्या होता है और बताते हैं। ये तीनों लेयर देखा, अभी इसी तीनों लेयर को मैं बहुत जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट पेज पर लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहां पे इसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत गौर से और बहुत ध्यान से, कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए इस लेवल पे। आइए देखते हैं। MENINGES, मेनिंजिस। बहुत 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 प्रेम में देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मेनिंजेस, आप देखते रहिए। मेनिंजेस। अच्छा, जो तुम मेनिंजेस देख रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मेनिंजेस जो होंगे वो कैसे बनेंगे ये देखो। मैं एक रफ आइडिया दूं, रफ स्ट्रक्चर बनाऊं तुम्हारे सामने, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी स्कल की बोन है। ये आपके स्कल की बोन है। और मेरे बच्चे, ये आपका ब्रेन है। दिख रहा है? ध्यान से देखना, कब प्लीज कोई गलती मत करना, है ना। बहुत क्लियरली देखना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बहुत ध्यान से देखो। ये जो लेयर देख रहे हो तुम, ये किसके करीब है? ब्रेन के करीब। ये रेड कलर में क्यों है? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये किस कलर में है मेरे बच्चे? रेड कलर में। ये देखिए, आपके एनसीईआरटी में मैंने दिया हुआ है बेटे, तो गड़बड़ी मत करियो। ये हो गया मेरे बच्चे। अगली जो हेडिंग गई वो थोड़ी और प्यारी सी थी, वो ये जा रही है। ये गई। और जो अगली हेडिंग जानी थी वो और भी प्यारी थी, लेकिन एक्चुअली उसको हम नहीं दिखा सकते किससे? वाइट से, क्योंकि वाइट से बोन है। तो मैंने वाइट के किनारे किनारे ये संरचना आपके यहाँ पे ड्रॉ की है, आप जरूर इसको देखें। तो बोन से ब्रेन के बीच में यहाँ कितनी संरचनाएं हैं? 3। क्या बोला मैंने? बोन से, इधर देखो ध्यान से, कहां से मेरे बच्चे? बोन से ब्रेन के बीच में यहाँ कितनी लेयर है? कितने लेयर आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे? 3। आइए ध्यान से देखते हैं। जो पहली लेयर होगी वो आउटर होगी। आउटर पे कौन सी लेयर है आपके यहाँ पे? आउटर यानी बाहरी, OUTER, आउटर, बाहरी। बाहरी। ये है आपके यहाँ पे मिडिल, मध्य। मिडिल, मिडिल। और ये है अंतः, अंतः स्तर, है ना। ये मध्य स्तर, ये बाहरी स्तर। देख रहे हो ना? बाहरी स्तर, मध्य, अंतः स्तर, इनर।
इनर। दिख रहा है आप सबको? आउटर, इनर और मिडिल, आउटर, इनर और मिडिल। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत क्लियर कट तरीके से देखोगे। अंतः इनर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? जो ब्रेन से दूर है, इधर देखो, जो ब्रेन से, ये ब्रेन है ग्रीन वाला, जो ब्रेन से दूर है, यानी किसकी? आउटर की बात हो रही है। जो ब्रेन से दूर है उसका नाम होगा ड्यूरामेटर, DURA, ड्यूरा, MATTER, मैटर। अच्छा, MATTER होता है, बट इसको देख लो प्लीज, MATER, ड्यूरामेटर। MATER, मैटर। सही है कि नहीं? जो दूर होगा उसे क्या बोलोगे ब्रेन से? दूरामेटर। और जो पास में होगा इनर, उससे बोलोगे पायामेटर। PIA, पाया, MATER, पैरामीटर। और इन दोनों के बीच में एरेक्नॉइड मैटर होगा या एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ARACHNOID, एरेक्नॉइड मैटर। फिर मैं मैटर, पता नहीं वो मैटर स्पेलिंग वही लिखने में आदी है ना हम, मैटर। अब बहुत ध्यान से सुनना, सुनो ना। आपने कहा सर हिंदी में लिखोगे क्या? हमने कहा अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो जरूर लिखूंगा। यहां लिखिए, पाया मैटर, आरेक नाइड, और ये हो गया ड्यूरासेल की बैटरी होती है ना, वही ड्यूरा मैटर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो जगह खाली है किसके और किसके बीच में? आउटर और मिडिल के बीच में, इसे बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, SUB, सब, DURAL, ड्यूरल स्पेस, स्पेस। और ये जो जगह आप देख रहे हो इसको बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब, ARACHNOID, अरेक्नॉइड स्पेस। आप इन दोनों को बहुत गौर से देखें, यानी सब ड्यूरल स्पेस को और सब अरेक्नॉइड स्पेस को, दोनों को बहुत ध्यान से देखें, है ना? अगर हम सब ड्यूरल की बात करेंगे, अगर मैं सब ड्यूरल की बात करूंगा तो इसमें कुछ फ्लूइड भरे होंगे। ये, इसको हम लोग बोलने वाले सब ड्यूरल फ्लूइड, यानी सब ड्यूरल द्रव्य, है ना? इसको क्या बोलने वाले हम लोग? सब ड्यूरल फ्लूइड। सब ड्यूरल फ्लूइड यानी सब ड्यूरल द्रव्य। और जो अपना ये वाला पोर्शन है, यहां पे सब अरेक्नॉइडल फ्लूइड होगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाल कलर भी होगा, यानी कि ब्लड भी होगा, क्योंकि यहां तक ब्लड आता है, इसके अंदर CSF जाता है। कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड को भी यहाँ आने दो, है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे सब अरेक्नॉइडल स्पेस में क्या भरा हुआ है? सब अरेक्नॉइडल फ्लूइड। सब, ARACHNOIDL, अरेक्नॉइडल फ्लूइड। फ्लूइड यानी द्रव्य। और ये जो स्ट्रक्चर है ये, यानी कि पाया मैटर, PIA, पाया मैटर, MATER मैटर, ये, इनमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं।
रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियां। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या पाया जाएगा? रक्तवाहिनी। और इन सभी लेयर को लेके, यानी कि पाया मैटर से लेके ड्यूरा मैटर तक, यानी बोन को छोड़ के, इन सभी मैटर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? यानी द्रव्य और मेम्ब्रेन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलने वाले हैं? देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, मेनिंजीज। तो इन तीनों को लेके आपने क्या बोला? ये है हमारी मेनिंजीज। क्या है आपकी? मेनिंजीज। उसके बाद देखिए, यानी कि अगर हम इस तरीके से पॉइंट लेते हैं तब समझ में आया कि भैया अपनी मेनिंजीज ये है। देखिए ये है मेनिंजीज। आपको समझ में आ रही नहीं? आपसे पूछा गया मेनिंजीज क्या होती है, तो आपने इस तरीके से जवाब दिया। कहते हैं कि जिसकी खोपड़ी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, कई बार ऐसा होता है अरे और जिसका स्कल सबसे बड़ा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऐसी फर्जी बातें गांव में चलती हैं। अच्छा, ऐसा बुरा तब लगता है जब ऐसे प्रवचन में हम बायोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, डॉक्टर्स शामिल होते हैं। बहुत गंदा लगता है। मेरा एक दोस्त ऐसे मणिपाल से एमबीबीएस है, जहाँ मतलब अगर बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिलता तो मणिपाल लेता है, सीधी सी बात ये है ना। तो भाई मणिपाल से है, अब वो कैसा डॉक्टर है आप सोच सकते हो, है ना। तो क्या हुआ कि वो ऐसे बाद में डिस्कस कर रहा था, तो उसने कहा था अभी अभी तुझे पता है? हमने कहा हाँ बोलो। शेखर सुमन करके एक वो थे, कॉमेडियन थे सबसे पहले, जैसे अभी कपिल शर्मा चल रहे हैं तो पहले चलते थे। हम लोगों के बचपन में उनका डाउनफॉल था, ये समझ लो, यानी कि वो बहुत पहले के थे, जस्सी और ये सब, है ना। तो कहा तुझे पता है कितना इंटेलिजेंट, उसका खोपड़ी देखो कितना बड़ा है, या कपिल शर्मा की स्कल देखो कितना बड़ा है, कितना इंटेलिजेंट है। तो जब मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हाँ स्कल तो उसका सच में बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि स्कल बड़ा है तो क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं। एबनॉर्मल साइज का स्कल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कपिल शर्मा का आप यहाँ पे एबनॉर्मल साइज का स्कल है। अगर कोई ऐसा मुझसे बोले कि वो इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका स्कल का साइज बड़ा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, वो एबनॉर्मल है। आपके बॉडी से आपके सर का जो रेशियो है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपके खोपड़ी का रेशियो 1/8 होता है, और इससे अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ आपको है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, यानी आपके मेनिंजीज में, यानी मेनिंजीज में, मेनिंजीज में सूजन आ गई, सूजन है, यानी स्वेलिंग आ गई। और इस सूजन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वही जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन आपको बचपन में होता है। आपने कहा सर नाम बोलो, नाम। हमने कहा इधर देखो ध्यान से, हीमो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इन दो के अलावा एक और है, एक और है, उसका भी नाम सुनो। इसका नाम है नसेरिया, नसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये देखिए, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वही न्यूमोनिया वाला न्यूमोनी, और नेसेरिया मेनिंजाइटिस, ये तीन सदस्य होंगे जो यहां मेनिंजीज में क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, जिससे मेनिंजीज में सूजन होगी।
और बचपन में अगर आपको न्यूमोनिया बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, बहुत तेजी जो जल्दी जल्दी होता था, तो याद रखना आपके स्कल का साइज बड़ा होगा, है ना। क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या इससे इसके कोई दुष्प्रभाव हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट ब्रेन के जो सीएसएफ है वो उसको मैनेज कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ नेसरिया। लेकिन वोमिटिंग, चक्कर और ये सब तब तक रहेगा जब तक आपके यहाँ पे स्वेलिंग रहेगी। एक बार स्कल का साइज बड़ा हो गया, फिर क्या होगा आपके यहाँ पे, वो उस पर एडॉप्ट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब आपको मेनिंजाइटिस होगा तो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको वोमिटिंग आएगी, आपको बात बात पे बहुत ज्यादा वोमिटिंग आएगी। सीधी सी बात जो है वो ये है। तो मेनेसेरिया मेनिंजाइटिस आपको इस तरीके से क्या करना था, देखना था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब ब्रेन के उस पार्ट में चल रहा हूं जहां पे सबसे ज्यादा शानदार पॉइंट होंगे, है ना। मस्तिष्क के अगले भाग में। बहुत सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का अगला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क का अगला भाग, है ना। ये है ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब आपको दिख रहा है ना। ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। अच्छा, सुनना बहुत ध्यान से, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को सेट करेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। ऑल्फैक्टरी लोब को हम लोग बोलते हैं, ये दो होते हैं, और ये टू इन नंबर, और ऑल्फैक्टरी रीजन में पाए जाते हैं। अच्छा, ये ऑल्फैक्टरी रीजन या ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन या ऑल्फैक्टरी ट्रैक, ऑल्फैक्टरी ट्रैक। अच्छा, ऑल्फैक्टरी का मतलब घ्राण होता है, ये बात पता है कि नहीं? बार बार आप लोगों को लगे कि सर ये क्या अंग्रेजी लिखते जा रहे हैं, है ना। इधर देखो, इसको कहते हैं घ्राण, और घ्राण का मतलब है सूंघने की क्षमता, है ना। सूंघने की क्षमता, यानी कि ये क्या है, घ्राण संवेदी है। क्या है आपके यहाँ पे? घ्राण संवेदी है, संवेदी है। क्या तुम बता सकते हो सूंघने की क्षमता कहाँ पे होती है? नाक में। तो ये ब्रेन का पार्ट है। अगर हम नाक से देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाएंगे आपके यहाँ पे? पहले पार्ट में जाएंगे ब्रेन के, और आपके ब्रेन को मस्त कर देंगे। तो जब कभी हम कोई स्मेल लेते हैं तो हमारे यहाँ भाई मजा आ गया ऐसे टाइप से बिहेव करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। जो सूंघने की पावर है वो आपके पहले वाले ब्रेन के पार्ट पोर्शन को क्या कर दे, खुश कर देती है। यानी आप क्या करते हो, स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हो चीजों को कि ये चीज कि हमारे फेवर में है या नहीं है। ये है घ्राण संवेदी। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। और बहुत सूंघने की क्षमता, घ्राण संवेदी यानी ऑल्फैक्टरी लोब। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई है? यस या नो? आप देखिए ध्यान से, घ्राण संवेदी। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि सूंघने की क्षमता शानदार है, तो ये किसके अंदर ज्यादा डेवलप होगी, ये समझना। ये संरचना, ये समझना। इधर देखो, डॉग फिश, DOG, डॉग फिश, FISH, फिश। और और फिश बेचारी सूंघने की पावर सबसे शानदार लेके आई, तो उसको डॉग फिश बोल दिया गया। इसका मतलब सूंघने की पावर का बेताज बादशाह कौन है? डॉग।
और डॉग। यानी कि सूंघने की पावर इतनी गजब है, मैं बताऊं तुम्हें, कि मेरे पास जोरो मतलब है। तो जोरो की ये हालत रहती है कि मान लो कोई गेट पे आया, तो पहली बात तो वो खूब तेजी से भाग करेगा। हमने क्या किया, उसको कमरे में बंद किया कि तू रहे ही, हम लोग मिलके आते हैं, देखे कौन है। पता चला कोई डिलीवरी बॉय आया या कोई इलेक्ट्रिशियन आया, कोई आया, कितना आया। तुम बिलीव करो, एक दिन मैंने, मेरे यहाँ प्लम्बर आया था, तो प्लम्बर मेरा पहले टॉप फ्लोर पे गया, फिर सेकंड फ्लोर पे गया, और फिर ग्राउंड पे गया, मतलब आपके यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे गया, मतलब ऐसे टॉप से सेकंड फर्स्ट और सब पे गया। टैप वैप सही किया, देखा कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि तुम यार एक काम करो, 1-2 महीने पे चले आया करो, देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आके देख गया, उसको मैंने कमरे में बंद कर रखा था, वहां से खूब तेज तेज वो शाउटिंग कर रहा था, खूब तेज तेज चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। आप बिलीव करो, वो चला गया, और फिर मैंने दरवाजा खोला, एंड यू कांट बिलीव कि पहले वो टॉप फ्लोर पे गया था, तो डॉग मेरा मतलब जोरो जो था वो सबसे पहले टॉप फ्लोर पे गया, फिर वो सेकंड फ्लोर पे आया, फिर वो फर्स्ट पे आया, फिर वो ग्राउंड पे आया। इन तीनों फ्लोर पे वो पहले वैसे ही गया जैसे आपके यहाँ पे वो प्लम्बर गया था। जबकि वो चाहता तो पहले पे पहले जाता, फिर उसके बाद दूसरे पे जाता, फिर उसके बाद तीसरे पे जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेस से, बॉटम से, और फिर वहां से टॉप, बिल्कुल सबसे मतलब तेजी से पहले गया टॉप पे सीढ़ी से, फिर वहां से उतर उतर के आता। या तो उसकी इंटेंसिटी रही होगी कि ये अभी अभी ताजा स्मेल है, ये बहुत पुरानी स्मेल है, तो वो हर उस स्टेप पे जितने कदम वो चला था, जहां पे उसने टैप सही किया था, वो सब कुछ सूंघ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हर एक चीज रिकॉग्नाइज रहती है कि कौन सी चीज कहां से चल रही है। इतना आसान। अच्छा, वो जर्मन शेफर्ड है, तो वो इस तरीके से कर लेता है। अच्छा, क्या हुआ कि मैं जब इसको ला रहा था जयपुर से, तो क्या हुआ, रास्ते में हम लोग एक ढाबे पे रुके थे, ऐसे खाना वाना खाने के लिए, चलो ठीक है रुक लेते हैं। तो इसके साथ एक छोटा सा बेबी डॉग था, तो वो घूमने लगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, ये उसको खेल रहा है, ये उसके साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, मैं बता नहीं सकता। तो यार क्या हुआ कि मैं जयपुर से लेके जोरो को आ रहा था, जोरो को मैंने जयपुर में लिया था। तो मैं समथिंग वो अपना एक हाईवे पे आपके रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे खाना वाना खा रहा था। तो अचानक ये आया और ये ऐसे उसके आसपास दुम लगा के ऐसे ऐसे घूमने लगा, उसको खींच रहा है, उसको मार रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को मार मतलब मैं उसको भी देखता था जोरो के, कि इसके पहले वो सबके ऊपर एग्रेसिव होता है, काटने लगता है। छोटे बच्चों तो स्पेशली दौड़ा लेता था, छोटे छोटे कुत्ते जो होते हैं उनको, पपी जो होते हैं। लेकिन इसके साथ बड़ा घुल मिल के खेल रहा है। और वो भाई बिल्कुल, मतलब एक लैब्रा मिक्स था, मतलब जन मतलब स्ट्रीट डॉग था, लैब्रा मिक्स था। तो मैंने उसको देखा, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। मुश्किल से, मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने जब दुकान वाले से बात की, कहा सर यहीं पे पिल्ले हैं, घूमते रहते हैं, 10-15 दिन का हुआ होगा। तो दोनों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी थी कि मैं उसको ले आया घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो लियो है, आज शायद उसका हैप्पी बर्थडे है। आज के लगभग एग्जैक्टली 1 साल बाद मैं उसको जयपुर से लेके आया था, मतलब जयपुर क्या, मतलब बहरोड के पास होटल था, तो बहरोड से लेके आया था। तो मुझे बहुत क्यूट लगा। तो और दोनों में बॉन्डिंग इतनी शानदार है कि तुम घर में छोड़ दो, खाना रख दो, तो ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, दोनों खेलते रहेंगे ऊपर से नीचे तक, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं भाई। जो जर्मन है ना, उसकी सूंघने की आवाज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और ये जो मेरा दूसरा था लियो, लियो नाम था इसका, ये बिल्कुल, इसे बेलल्ला है बिल्कुल, बता इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन क्या है, मैं दिखाऊं तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उसको अपन, देखो चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें तुम जीते हो, कुछ चीजों को तुम कैमरे में कैप्चर करते हो। मुझे कैमरे में कैप्चर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी को कोई चीज शो करूं कि नहीं ये है वो है। मुझे नहीं पसंद आता भाई कि मैं अपनी हर एक लाइफ को तुमसे शेयर करूं कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहां गया, मुझे बिल्कुल गंदा लगता है। ये मेरी लाइफ है, हम तुम एक स्टूडेंट और टीचर हैं, दैट्स इट, है कि नहीं। मतलब मेरे लिए यही है हमारा तुम्हारा रिलेशन, तुम डॉक्टर बनोगे हम तब भी तुम्हारे टीचर बनेंगे, तुम किसी इंस्टीट्यूट के हेड बन जाओगे ना, और अगर मैं तुम्हें फोन कर दिया तो तुम मीटिंग छोड़ के मुझे कॉल करोगे, इस बात की गारंटी है मेरी। ये कमाऊंगा मैं इस साल तुमसे, बाकी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है, सच बता रहा हूं तुमको। तो अब क्या है कि जब मैं उस पॉइंट को लेके आता हूं आपके सामने, तो अभी छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं हमारे सामने।
तो जब उसको लेके आया तो मैंने ये देखा कि लियो जो है, जोरो बड़ा था तो वो लियो को सिखाता था, चलो ऐसे सूंघते हैं, तो सूंघना शुरू किया, उसको भी स्मेल रिकॉग्नाइज करना आ गया, अब वो भी ऐसे ऐसे दौड़ता है। पहले लियो चिकन मटन नहीं खा पाता था, तो मैंने जोरो को देखा, जोरो बोन को तोड़ के लियो के सामने वोमिट कर देता है, मतलब वोमिट मतलब कि दे देता है, दांत से तोड़ के उसको देता है, और बैठ के बताता है कि इसको ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे लिक करता है, उसको चाटता है और बताता है ऐसे खाते हैं, बोन को ऐसे तोड़ते हैं फिर चबाते हैं। एंड यू कांट बिलीव कि पहले अगर मैं ½ kg चिकन लेके आता था या 1 kg चिकन लेके आता था तो जोरो अकेले फिनिश कर देते थे, और आज उसी के लिए लियो और जोरो दोनों मार होती है, जबकि लियो टोटली वेजिटेरियन थे। लियो को पता ही नहीं था कि चिकन कैसे खाते हैं, जब मैं लेके आया था, या उसके बाद भी 15-20 दिन उसके बाद भी मैं काफी दिन तक वो नहीं खाता था, उसे लूज मोशन हो जाते थे। तो उसने धीरे धीरे उनको सिखाया, आई मीन टू से कि जो स्मेल पावर है कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये अलग बात है, सूंघने की पावर होना ये डॉग में है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करना, उसे इंटेलिजेंटली कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसी को सर्च डॉग बोलते हैं। इसीलिए मैं जब उसको लीज पहनाता हूं जोरो को, तो जोरो पे लिखा होता है सर्विस डॉग। और सच बात यह है कि अगर मैं उसको अपने घर में छोड़ दूं तो पता लगा लेगा, मैं अगर मेरे घर में कोई आया हो ना तो वो पता लगा लेगा। जैसे पहले, इसके पहले वो जहां रहता था तो मैं छोड़ा उसको, वो खट से गली में गया और गली में 3-4 बार ऐसे ऐसे उधर घूमा तो मुझे पता लगा आज गली में कोई आया हुआ था इधर। और गैलरी मतलब 2 घरों के बीच में जो गैलरी होती है हम लोग यहाँ पे होती है, और गाँव के आदमी हैं हम लोग, हमारे यहाँ दीवारें सटके नहीं बनती, शहरों में मुझे बहुत गंदा लगता है यार, है ना, बहुत गजीब लगता है मतलब वो तो। और वो फ्लैट वाले का तो समझ में नहीं आता, मतलब मेरे ऊपर छत जो है वो किसी और की है, नीचे देखता हूँ तो फर्श किसी और की है, ऊपर वाले ने एक दिन अपना छत हटा लिया तो मेरा क्या ही होगा। तो मेरे कॉन्सेप्ट इतना खराब घुसा हुआ है कि मैं इसमें दिल्ली में भी रह रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट हाउस लेके रहता हूँ, मुझे फ्लैट समझ ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही आज तक नहीं समझा ये कैसे लोग रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे के ऊपर, है ना, अगर केली वेली ठप 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 ठोको तो अभी मेरे क्लास में आवाज आने लगती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा माइंड सेट नहीं है, हो सकता है लोगों को फ्लैट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सेफ सिक्योर ये सब लगता है, पर मुझे घर चाहिए जिसमें ये ना हो कि वो गार्ड मुझे रोके, ये रोके, मैं हूँ अपने घर का राजा, दैट्स इट, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये पॉइंट सबसे शानदार है। तो पावर जो होगी स्मेल की वो किसके अंदर होगी, डॉग के अंदर। लेकिन सुनना, स्मेल करने की स्ट्रांग पावर डॉग के अंदर है, लेकिन उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करके ये पता लगाना कि ये गुड है कि बैड है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खाना खाना आता है? कैसी बातें कर रहे हो सर, सबको आता है। नहीं आता, ना तुमको आता है ना मुझे आता है। हम कहते हैं ना, मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के तो देखो, बहुत घटिया बनाती है, बहुत बुरा लगेगा, सॉरी टू से, बट मेरी मम्मी भी इसी में शामिल है, बहुत घटिया, बहुत रद्दी, डी ग्रेड का खाना। क्योंकि अगर मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही होती तो शायद वो मास्टर शेफ इंडिया की विनर होती, शायद वो किसी 5 स्टार कुजीन रेस्टोरेंट की हेड होती, शायद वो खुद का अपना कोई रेस्टोरेंट या आपके यहाँ पे कुछ चला रही होती। अरे सर मौका नहीं मिला, वरना मेरी मम्मी के पराठे मेरे दोस्तों ने खाए हैं। हमने कहा सुन, तेरे दोस्तों की भी तो एरिया बहुत कम है, तू उनके घर जाके खाते हो, तेरे घर जाके खाते हैं। हाँ, उसी में कभी किसी की मम्मी अच्छा बना जाती है, किसी की मम्मी कम खराब बना जाती है, वरना माँ के हाथ का खाना जो होता है ना वो अच्छा और बुरा नहीं होता, वही बचपन से खिलाया गया है, इसलिए मेमोरी में वही खाना है। अब अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसको उसी से कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब अगर मैं अपने वाइफ से बोलूं कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, और तुम मेरे मम्मी के खाने जैसा खाना बनाओ, तो ये गलत होगा। तो मैंने कहा ना कि तुम्हें फिर खाना खाना नहीं आता, तुम देखो तुम्हारी मम्मी की स्पेशलिटी क्या है, और 10 दिन अपनी बीवी के हाथ के खाना को खा के देखो, गारंटीड प्यार हो जाएगा उससे, उसके खाने से। प्यार तो वैसे उससे है, उसके खाने से हो जाएगा। हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जजमेंटल हो चुके हैं कि अब मम्मी के हाथ का खाना, और फिर उसके बाद भाई उस पे वो ऐड माँ के हाथ का खाना, अलग ही बात कुछ है, पता नहीं क्या नौटंकी है। वरना
जब मैं पहली बार पिज्जा खाया था मुझे बहुत गंदा लगा था, फिर मैं दूसरी बार तो कुछ अच्छा लगा, फिर तीसरी बार खाया तो और अच्छा लगा, फिर थोड़ा सा टॉपिंग्स, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा चीजी, थोड़ा सा आपके यहाँ पे फ्राइज, थोड़ा सा पनीर एक्स्ट्रा और मशरूम एक्स्ट्रा, भाई मजा आ गया। फिर उसको दो चार फ्लेवर और देखे और अच्छा लगने लगा। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं काफी दिन से घर से बाहर हूं, है ना, बाहर अच्छे अच्छे मेस से खाना खा रहा हूँ। मेस मतलब कि जैसे डोमिनोज है, जैसे ये सब है, बहुत अच्छे अच्छे मोमो खा रहा हूँ यहाँ दिल्ली में, बहुत अच्छे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खा रहा हूँ। अब अगर मैं मम्मी का खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत फीका लगता है यार, क्या मम्मी। अच्छा, नो डाउट मुझे अपनी वाइफ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि अब मैं मैक्सिमम टाइम उसके साथ रहता हूँ ना, और वो खाना बनाती है। तो जब वो खाना बनाती है तो मैं उसके खाने को मम्मी के खाने से जजमेंटल होके नहीं चेक चेक करता कि अरे मेरी मम्मी के हाथ का खाना प्लीज वैसा बनाओ ना, क्योंकि ये उसकी स्पेशलिटी है और ये उसकी स्पेशलिटी है। इसीलिए तुम बहुत ध्यान से सुनोगे क्यों तुम अच्छा नहीं खा रहे हो और क्यों तुम्हें रिकॉग्नाइज करना नहीं आता। क्योंकि याद करो, वो एक आदमी होता है जो फूड ब्लॉगर होता है, वो हैदराबाद की बिरयानी, ओहो इलायची ज्यादा पड़ी हुई है इसमें, ऐसे स्मेल लेके बता देते, आपने इलायची ज्यादा डाल दी है। भाई बनारसी चाय, वो बंदा हवा पकड़े बताने, अच्छा आपने अभी चीनी नहीं डाली क्या? हमने कहा वो भाई हेलो क्या कर रहे हो तुम। यानी कि स्मेल को रिकॉग्नाइज करना, गुड है कि बैड है, इंटेलिजेंटली। स्मेल आना तो कुत्ते को भी स्मेल आती है, आपको भी आ रही है, लेकिन उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करना, उसको चैनलाइज करना, उसी को लेके आगे बढ़ना, ये पावर है किसकी? आपके ब्रेन की। यानी आपका ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल बताता है। अब वो गुड है कि बैड है, एक छोटे से बच्चे की लर्निंग एबिलिटी तुम्हें बताते हैं, छोटे से बच्चे की मैं बताता हूं। एक बच्चा छोटा सा हो, उसको पोटी से गंदी स्मेल आती है और फ्लावर से अच्छी स्मेल आती है, तुम्हें बताना नहीं है, कभी नहीं। उसे ऐसा बोलो जैसे फ्लावर छी गंदी, और जब उसकी पोटी है वाओ बहुत अच्छी, तुम्हें गंदा लगेगा ना। आई प्रॉमिस टू यू कि वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उस बच्चे को फ्लावर से गंध नजर आएगी, क्योंकि उसने अपने ब्रेन में ऐसे उसको सेट कर लिया। आप अगर इसी तरीके से कहीं भी जा रहे हो, कई लोग बोलते हैं अरे यार साउथ में मैं क्यों जाता हूँ, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना मिस करता हूँ। अबे साउथ में गो तो साउथ इंडियन खाना खाओ, नॉर्दर्न इंडियन खाना क्यों? मैं राजस्थान में चावल दाल रोटी सब्जी क्यों भिंडी की खोज रहा हूँ? ये तो हमारी यूपी की फेवरेट है। अगर मैं राजस्थान में जाऊंगा तो दाल बाटी चूरमा देखूंगा, अगर मैं नेपाल में जाऊंगा तो वेरियस टाइप मोमो देखूंगा, बंगाल में जाऊंगा तो मोमो। तो अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका टेस्ट बड़ा है, स्मेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास सुपर शानदार स्मेल है। स्मेल है, स्मेल नहीं है, ये बात। और गुड स्मेल है और बैड स्मेल है, ये स्मेल को ब्रेन से इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना, स्वाद को कंट्रोल करना, ये सब इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसलिए कहते हैं ना कि हर किसी को खाना खाना नहीं आता। अगर आपको सिर्फ अपने मम्मी के हाथ का, अपने बीवी के हाथ का खाना ही पसंद है, तो आई प्रॉमिस टू यू कि आपको खाना खाना नहीं आता। आप होटल पे जाओगे तो मम्मी के हाथ का खाना मिस करोगे। अरे होटल पे गए, होटल एंजॉय करो। आप देखो कि इस राजस्थानी दाल के अंदर ऐसा क्या डाला है कि अरहर हमारे यहाँ हो रही है यूपी में, सप्लाई हम राजस्थान को कर रहे हैं सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश वाले सप्लाई करते हैं, और दाल तड़का भाई साहब राजस्थानी फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तड़के के अंदर अलग से घी, जो उनके यहाँ बहुत शानदार होता है, खूब शानदार तरीके से आपके यहाँ पे क्या मिर्ची और ये सब डाला उसमें। हमारी दाल बिल्कुल सिंपल जीरा और टमाटर में फ्राई होती है। तो जो अलग अलग फ्रेम है उनको देखना होगा, और उस रिस्पेक्ट में आपके अपने ब्रेन को देखना होगा कि क्या ब्रेन इसको अच्छे तरीके से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वरना एनडीटीवी पे फूड, एनडीटीवी का जो बुढ़ा होता है ना, जाता है सब जगह फूड सर्च करता है, ब्लॉग बनाता है, नहीं इनका खाना अच्छा है, इनका खाना अच्छा नहीं है, वो वही क्यों जाता है? तुम्हें भी जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। अगर मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, बहुत अच्छा टेस्ट करके बता दो, मेरी मम्मी की जॉब लगवा दो एनडीटीवी में। बात समझे? हम जो बना, अच्छा ऐसा हम टीचरों के साथ भी है। ये आपको बताता हूं, जैसे मैं एक टीचर हूं,
तो मैंने ऐसे बात की, तो मेरे पैरले जो मैं एलएन में मैं इसके पहले पढ़ा था, तो वहाँ पे एक टीचर थे, तो उन्होंने कहा अमित यार मैं जब ऑनलाइन पे सभी टीचरों के लेक्चर देखता हूँ ना, मुझे सारे बिल्ले नजर आते हैं। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो क्या? उसने कहा नहीं, वो मुझे सब के सब बकवास नजर आते हैं। हमने कहा क्योंकि टीचर्स अपने आप को बहुत हाई फाई मानता है। जब तुम किसी टीचर का लेक्चर अपने लेक्चर से कंपेयर करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ नजर आएगा, क्योंकि तुम अपने नजर में हीरो हो। अगर मुझे किसी टीचर का, सपोज दैट मेरे यहाँ सिस्टम में कई ढेर सारे टीचर हैं, अगर मुझे उनका वीडियो देखना है तो मैं कभी ये नहीं सोचता आई एम अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, 14 साल एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं। आई एम द अमित सिंह, आई एम सिंपल अमित सिंह, जस्ट अ नीट एस्पायरेंट। क्या ये मेरे लिए अच्छा है? तो मैं उसको अपने नॉलेज से, अपने एक्सप्लेनेशन से बार बार जज नहीं करता हूं। अगर मैं ये करूंगा तो मैं जजमेंटल हो जाऊंगा और फिर मैं कभी उस टीचर से सीख नहीं पाऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुनना, दोनों ऑल फैक्ट्री और मतलब इसके क्या नाम है, ऑल फैक्ट्री और सेरिब्रम से रिलेटेड है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, प्लीज मिस मत करना। तो जब कभी मुझे ऐसी बात बोली जाती है कि अमित ये करके दिखाओ, तब मैं क्या करता हूं, मैंने ऑनलाइन कम से कम 200 से 300 वीडियो तो मैं लॉकडाउन में देख डाला था मैं, क्योंकि मुझे अपने आप को मॉडिफाई करना था, मुझे ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना था। ये भाई नेशनल प्लेटफॉर्म था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं देखूंगा। तो जब मैं देखता था तो मेरे साथ भी यही था, मुझे लगा भाई क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रही है, इससे बढ़िया मैं पढ़ा दूंगा। तब मैंने, जब मैं पढ़ाना शुरू किया और जब मैं अपना लेक्चर देखा, फिर मैं उसका लेक्चर देखा, तो मुझे लगा भाई क्या पढ़ा रहे हो मैं, तुम इस लेवल पे पढ़ाओ। तब मैं बन गया छोटा सा बच्चा, नीट एस्पायरेंट, कि मुझे कुछ नहीं आता। अब देखिए ये मैडम ने कैसा बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ओ माय गॉड। अब मैंने सोचा अरे माइटोकॉन्ड्रिया में तो यार ये क्रिस्टी तो बताया नहीं, ये आपके यहाँ पे एटीपेज एंजाइम होते हैं तो बताया नहीं, अरे मैडम ने ये तो बताया नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो बताया नहीं, क्योंकि वो मैं बताता हूं ना, और मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि गलत है। इसीलिए कई बार जब स्टूडेंट रिपीटर हो जाता है ना, कई बार अलग अलग टीचरों से पढ़ लेता है, तो एक बार जो उसके दिमाग में किसी टीचर ने इंपैक्ट डाल दिया है, वो दूसरे टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और इसीलिए वो बार बार उसी टीचर के पास जाता है जिसने उससे बार बार गलतियां कराई हैं, वो उसकी तरफ इंक्लाइंड रहता है। ब्रेन का इंटेलिजेंट एक्टिविटी बता रहे, बहुत सुपर लेवल पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब ये था, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक लोब। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा कम गया है, मैटर कम गया है, क्योंकि आधे घंटे शुरुआत में मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया है। कल भी मेरा लेक्चर जाएगा 2 से 2.5 घंटे का। आप प्लीज उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, प्लीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कल हम लोग अपने ब्रेन को फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, ब्रेन फिनिश करके किस पे आना है, आई और ईयर पे। तभी मैं इस 13 तक सिलेबस को खत्म कर पाऊंगा, वरना नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात जो है वो ये है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स वाला, एंड कीप स्टडी। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो, और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताओ, ठीक है? मंडे से हम लोग खूब जबरदस्त लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।